नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज 1 अक्टूबर 2025 दिन है बुधवार और मैं इस वक्त बज रहे शाम के 4:54 और मैं आज एक नए सफ़र पे एक नई मंजिल की तरफ निकल पड़ा हूँ। और आज का जो सफ़र होने वाला है वो बढ़ रहा है वेस्ट बंगाल की तरफ। जी हाँ, आज मैं अपने शहर बिलासपुर से निकल रहा हूँ एक रोड ट्रिप पर इस वक्त मैं अकेला हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, तो ये एकदम सोलो ट्रिप होने वाला है। और मैं जा रहा हूँ आज वेस्ट बंगाल के शहर खड़गपुर में। ये रोड ट्रिप लगभग ऑन एन एवरेज राउंड फिगर कर दो तो 700 किलोमीटर का होने वाला है और समय हो रहा है इस वक्त 4:55। हम बड़े ही लेट एकदम निकल रहे हैं खड़गपुर की तरफ और सोलो ड्राइव में देखते हैं कैसे रहता है आज का सफ़र। नवरात्रि का समय और हर जगह मुझे ट्रैफिक मिल रहा है। एक्चुअली मुझे सवेरे निकलना चाहिए था, लेकिन सोचा था पूरी काम निपटाने के बाद निकलता हूँ और पूरे काम को ख़त्म करने के चक्कर में शाम के लगभग 4:30 बज ही गए। अब उसके बाद निकलते निकलते देखिए कितनी लंबी एक लाइन से गाड़ियाँ चल रही है, गाड़ियों की पूरी रेस चल रही है, एक के पीछे एक, सबको आगे निकलना है बस। देखते हुए पेट्रोल पंप आ गया है, एक बार थोड़ा टैंक फुल करा लेता हूँ और एक नॉर्मल सा गाड़ी का एक जनरल चेकअप भी कर लूँगा। थोड़ा सा मैच जो है उसमें कंफर्ट फील नहीं आ रहा है। पेट्रोल डला लिया, गाड़ी भी चेक कर लिया, अब चलते हैं। समय आ गया है इस NH49 को छोड़ने का। ज़्यादा दूर तक हम इस हाईवे पे ट्रैवल नहीं किए, मात्र हमने 3 किलोमीटर इस हाईवे में ट्रैवल किया और ट्रैवल करने पर फाइनली ये जंक्शन में आ गए हैं। ट्राई जंक्शन है, यहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे वो देखिए सामने साइन बोर्ड भी लगा है, अकलतरा 24, जयरामनगर 7, चापा 36। ये है सीधा जो हाईवे जो 4 लेन होता है वो हाईवे है NH49। लेकिन हम ये NH49 को छोड़ते हुए जो पुराना हाईवे है उससे जाएंगे। ये यहाँ से हम राइट टर्न ले रहे हैं, राइट टर्न ले लिए है और ये हम आ गए हैं वही पुराने रास्ते में। ये अब हम आ गए इतने अच्छे हाईवे को छोड़कर, अब ये वापस हम छोटी वाली हाईवे में आ गए। इस हाईवे में अभी ये पुराना हाईवे है एक्चुअली कोलकाता जाने का। ये जो रास्ता है वो मस्तूरी, शिवरी नारायण, सरायपाली, बसना होते हुए जाता है। रास्ते की कंडीशन लगभग अच्छी है। शिवरी नारायण तक तो रोड एकदम टॉपो टॉप है, चूँकि ये रोड से मैं वाकिफ़ भी हूँ और हाल फिलहाल में ही मैं इस रोड में बहुत बार ट्रिप भी किया हूँ, इसलिए इस बार मैंने इस रास्ते को चुना है। ये रास्ता हल्का सा ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब अगर हम NH49 होते जाएंगे तो 20 किलोमीटर हमें खड़गपुर का ट्रिप कम पड़ेगा और यहाँ से जाने से हमें 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है। इस 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा में 132 किलोमीटर हमें ऐसे ही रास्ते पर चलना है। इस वक्त टाइम हो रहा है 6:13 और हम ये शिवरी नारायण एंटर कर चुके हैं। ये शिवरी नारायण की जो बिलासपुर से दूरी है वो लगभग 70 किलोमीटर की है और 70 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने में हमें लगभग समय लग गया है 1 घंटा 20 मिनट। दिन के समय यही समय लगभग मुझे 1 घंटे लगते हैं, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास। रात के समय थोड़ा ज़्यादा लग गया। ज़्यादा समय का कारण यही है कि पूरे रास्ते भर मैं जहाँ देखो वहाँ पे बहुत सारी गायें पर खड़ी रहती है, बैठी रहती है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके चलाना पड़ रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ठीक है, बाकी सब तो गाय का तो ठीक है दिख जाती है, काली कलर की गाय इतनी आसानी से नहीं दिखती और इस रास्ते में ना बहुत सारी काली गाय बीच रास्ते में बैठी हुई थी, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद करके पहले सोचा कि ड्राइविंग में कंसंट्रेट करो, क्योंकि सही सलामत पहुंचेंगे तभी तो और भी रिकॉर्डिंग करेंगे। देखिए अभी इस वक्त हम महानदी को पार करके गिधौरी की तरफ बढ़ रहे हैं। जितनी अच्छी रोड थी अब वहाँ थी, टोटल डिस्टेंस हमने अपने 75 किलोमीटर का कवर कर लिया है। अब बसना, यहाँ से बसना एक्चुअली बिलासपुर से 132 किलोमीटर है। अटल चौक लगता है हम लोग पहुँच गए। हाँ, यहाँ से अभी हमें राइट लेना होगा, 1 सेकेंड। और ये राइट लेने के बाद हम अभी भिलाईगढ़ वाले रास्ते में आ गए हैं। ये जो हाईवे अभी रोड हमने पीछे छोड़ा था, ये एक्चुअली बिलासपुर से कैलकाटा जाने के लिए या खड़गपुर जाने के लिए सबसे पुराना हाईवे था। मैं राइट इसलिए मुड़ गया क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो ख़राब है। सारंगगढ़ या सरायपाली होते हुए जो रास्ता जा रहा है वो थोड़ा ख़राब है और ये वाला रास्ता जो है ये बसना होते जाएगा तो थोड़ा अच्छा है। ख़राब तो दोनों ही रास्ते हैं,
दोनों क्या तीनों रास्ते, यहाँ से तीनों रास्ते जाके एक साथ मुंबई कोलकाता हाईवे को ही ज्वाइन करते हैं और तीनों हाईवे की कंडीशन ख़राब है। ये जो रोड है जो बसना होते हुए मैं जा रहा हूँ, ये रोड की कंडीशन थोड़ी सी बेटर है उस बाकी सब की अपेक्षा, तो मैं हमेशा इसी रोड को ही प्रेफर करता हूँ। देखते बारिश के बाद मैं जा रहा हूँ तो क्या ये रोड की कंडीशन अभी भी वैसी है कि बिगड़ी है। समय हो रहा है 7:40। हम अभी भी बसना नहीं पहुँचे हैं। नॉर्मली दिन के समय तो मुझे बसना पहुँचने में 2.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन शाम की जो निकला था मैं, इस समय थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है। लगभग मुझे 7:30 तक, वैसे अनुमानित जो मेरे जो पिछले जो ट्रैवल है उनके अनुभवों के अनुसार मुझे 7:30 तक बसना पहुंच जाना था, लेकिन अभी 7:40 हो गया है, बसना नहीं पहुंचा हूं मैं अभी भी। एक्चुअली आज नवरात्रि का समय है और आज दिन भी नवमी वाला है, तो हर गांव हर शहर जो बीच बीच में छोटे छोटे जगह आ रहे हैं, हर जगह मुझे ट्रैफिक ही मिल रही है। थोड़ा बहुत अभी गाँव पार होने के बाद ऐसा थोड़ा बहुत खाली मिल रही है सबके, लेकिन जहाँ बीच बीच में गाँव आ रहा है वहाँ पंडाले और जो उत्सव मनाया जा रहा है उसकी वजह से लोग अपने घर से आज ज़्यादा ही बाहर निकले हुए हैं और इस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक भी हैवी हो गया है और थोड़ा सा मेरा ट्रैवल टाइम भी बढ़ गया है। ये जो रास्ता है वो सबसे पुराना रास्ता है कलकत्ता जाने का। NH49 जो है वो नया रास्ता है। NH49 को बने हुए मेरे ख्याल से 10 साल भी नहीं हुए होंगे स्टार्ट हुए और उससे पहले यही रास्ते से हम लोग सब जाते थे। देखते अभी बसना पहुँचने के बाद मैं मुंबई कोलकाता हाईवे को ज्वाइन कर लूँगा। अब उसके बाद देखते हैं हमको ट्रैवल कितना करना पड़ेगा। जिस हिसाब से गति, जिस हिसाब से जो हमारा एवरेज स्पीड है जो चल रहा है वो बड़ा ही निराशाजनक है और ऐसा लग रहा है मुझे शायद सवेरा हो जाएगा, सवेरे तो हो ही जाएगा खड़गपुर पहुँचते पहुँचते, ऐसा लग रहा है। देखते अगर नींद हावी नहीं होती है मुझ पर तो मैं रात भर चला दूंगा, नहीं तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा अगर नींद आती है तो। वैसे देखते अब तक कहाँ तक खींच सकते हैं हम। बीच में एक छोटे से गाँव में थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक लिया मैंने। 3 घंटा हो गया चलते चलते, गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। वैसे सरायपाली बसना यहाँ से भी 10 किलोमीटर और है। वैसे ब्रेक के दौरान जो लोकल लोग थे उनसे बातचीत करने के बाद एक चीज़ तो नतीजा पता चल गया है कि जो रास्ता में मैं आता हूँ हमेशा बसना वाला, ये रास्ता ही अच्छा है। बाकी जो सरायपाली होते हैं जो गूगल बताता है, गूगल आप अगर डालेंगे कभी भी संबलपुर या इस रूट से आने के लिए कभी भी आप कोई भी जगह का रूट डालेंगे तो गूगल हमेशा आपको सरायपाली होते हुए ही लेते आएगा, जबकि वो रास्ता इससे और ख़राब है। ख़राब तो ये भी रास्ता है लेकिन फिर भी ये मैनेजेबल है, वो रास्ता तो इससे और ख़राब है। फाइनली 8:08 को हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये ऊपर देखिए फ्लाईओवर आ रहा है। अब यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेके मुंबई कोलकाता हाईवे को ज्वाइन कर लेंगे। ये अब हम मुंबई कोलकाता हाईवे को ज्वाइन कर रहे हैं। 127 किलोमीटर तय कर लिया है और इस 127 किलोमीटर तय करने के लिए हमें समय लग गया है लगभग 3 घंटा 20 मिनट। फाइनली 127 किलोमीटर के बाद हमें ये 4 लेन मिल गया है। मतलब आप सवेरे के टाइम को और रात के टाइम को कंपेयर करके देखिए कि सवेरे हम जब इस रूट पे सेम रूट पे मैं आता हूँ तो मुझे 2.5 घंटे लगते हैं इस हाईवे पे को ज्वाइन करने के लिए, और रात के मुझे वही समय लगभग 3 घंटा 20 मिनट लगे। फिलहाल अब ये 4 लेन हाईवे जो है वो पुरानी मुंबई कोलकाता हाईवे है। अब इस हाईवे में हमें पूरा अब कंटिन्यू करना है खड़गपुर तक। तो चलिए देखते हैं अब कब तक हम इस हाईवे में रहते हैं, क्योंकि नींद रात भी हो रही है। 8:10 हो गया है। जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी नींद भी आते जाएगी, तो नींद कंट्रोल होता है कि नहीं देखते, नहीं तो कहीं रात भर हम चला के खड़गपुर चले जाएंगे। ट्रैफिक वैसे हमें अब तक बहुत मिला क्योंकि नवरात्रि का समय है और लोग अपने घर से निकले हुए बाहर घूमने के लिए, इसलिए ट्रैफिक तो मुझे बहुत मिला है। अब देखते आगे कहाँ तक ऐसा रहता है। इस हाईवे में आने के बाद तो मैं उम्मीद कम कर रहा हूँ ट्रैफिक का। लेट्स होप कि आगे क्या होता है, देखते हैं। डिनर के लिए मैं सोच रहा हूँ संबलपुर पार करने के बाद रुकूँ, क्योंकि ऑलरेडी 3 घंटा ड्राइव करने के बाद मैं एक ब्रेक ले चुका हूँ। मेरा एक हिसाब किताब नया बना हुआ है कि हर 3 घंटे के बाद एक ब्रेक लेना है। तो अभी अगला 3 घंटा तो वैसे रात 11 बजे पूरा होगा, तो देखते हैं इस बीच अगर कोई अच्छा सा जगह मिलता है डिनर करने के लिए तो हम रुकेंगे, नहीं तो डिनर के लिए भी मेरी यही सोच है कि मैं एटलीस्ट संबलपुर पार करके रुकूँ। ये जो हाईवे है ना मुंबई कोलकाता हाईवे, इसको ज्वाइन करने के बाद ना एक पता नहीं अजीब सी दिल में सुकून आई। 3 घंटा आप समझ रहे हो, 3 घंटा मैं कैसे ड्राइव किया। उसके बाद फाइनली इस हाईवे में मिलने के बाद एकदम बटरी स्मूथ हाईवे रहा। लगभग मुझे इस हाईवे में चलते 20 मिनट हो गए हैं और अभी तक मैंने गियर पे हाथ ही नहीं डाला। उस हाईवे से तो बहुत बड़ा रिलैक्स और सुकून मिला इस हाईवे में। वैसे
जहाँ से बसना से जब मैं ज्वाइन किया था इस हाईवे को, तो यहाँ से संबलपुर तक का तो रोड कंडीशन एकदम मक्खन की तरह है। संबलपुर बाईपास करने के बाद थोड़ा सा उसके बाद पैचेस आएंगे, देखते हो कितना लंबा है, आज कितना लंबा पैच है वो। वैसे अब तक का सफ़र तो बढ़िया रहा। उड़ीसा बॉर्डर आ गए हम। ये उड़ीसा बॉर्डर का बैरिकेड आ गया है, ये देखिए। ये यहाँ से करने के बाद अब ऑफिशियली उड़ीसा में हम एंटर कर रहे हैं। ये है उड़ीसा का, देखिए चेक पोस्ट। आरटीओ का जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ट्रक है, अबाउ 4 व्हीलर, वो गाड़ियाँ ये यहीं से पास होके जाती है। सारी गाड़ियों की चेकिंग होती है, बिल्टी इंटी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वही 4 व्हीलर को ये सब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो खाली सिंपल सा 2-3 ट्रे देखिए, जैसे ये बैरियर लगा दिया है ताकि आपकी स्पीड कंट्रोल में रहे। इसके अलावा और कोई रोक टोक नहीं है, आप बिंदास आइए, बिंदास जाइए, कोई वो नहीं है। फाइनली देखो बर्गर में आके कितना लंबा जाम लगा है, देखो। पता नहीं कैसे इससे छूटेंगे, हर जगह जाम ही जाम मिल रहा है आज। सुबह निकलने से ये सब फायदा मेरे को मिल जाता है कि मैं ट्रैफिक को बाईपास करते हुए तुरंत निकल जाता हूँ। और यही इसका अपोजिट शाम के समय होता है। शाम के समय आप निकलते हैं ना, तो हर जगह यही सीन मिलेगा आपको, जो अभी आपको देख रहे हैं। फाइनली इस वक्त टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 10 बज रहे हैं और हम संबलपुर बाईपास पे पहुंच चुके हैं। ये वो आइकॉनिक महानदी के ऊपर बना ब्रिज है जिसे हम अभी पार कर रहे हैं संबलपुर में। बगल से रेलवे ट्रैक भी चल रही है। तो मुझे लगभग संबलपुर पहुंचने में 5 घंटा 10 मिनट लगे। बसना तक एक्चुअली सफ़र जो था वो दुखदायी था, बस बसना के बाद सफ़र आनंदमय था। संबलपुर बाईपास पे हम लोग घुस चुके हैं, एग्जैक्ट 10 बज रहे हैं। घर से निकलने के बाद संबलपुर पहुंचने तक हमने अब तक टोटल 1 सेकेंड ना 257 किलोमीटर तय कर लिए हैं और हमें यहाँ तक आने के लिए 5 घंटा 10 मिनट का समय लिया है। इस वक्त समय हो रहा है 10:16। लगभग 16 मिनट लगे सिर्फ हमें संबलपुर को पार करने के लिए। बाईपास होते आ गया, कहीं भी कुछ ट्रैफिक नहीं मिला। हालांकि संबलपुर का वो अभी जो बाईपास पे एक ओवरब्रिज है वो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे बीजू एक्सप्रेसवे और कटक एक्सप्रेसवे को छोड़ते हुए फ्लाईओवर से बाईपास करते हुए फाइनली 10:16 को हमने संबलपुर को बाईपास कर दिया है। अब आगे कहीं भी कोई भी अच्छा ढाबा देख के हम खाने के लिए रुकेंगे थोड़ा सा और देखते हैं उसके बाद क्या है हमारा हेल्थ स्टेटस। ये एक नया चीज़ शुरू हो गया है उड़ीसा में। जैसे ही हमने 4 लेन हाईवे होता है उसके बाद एक फॉरेस्ट आती है। फॉरेस्ट पे अंदर से जो है वो रोड ना सिंगल लेन रहती है। अब वो सिंगल लेन रोड से होते हुए जैसे हम 10 किलोमीटर आगे बढ़े और विजिबिलिटी एकदम देखो कैसी हो गई है। अभी अक्टूबर का महीना, आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर को देखिए यहाँ फॉग का क्या हाल है। इतनी विजिबिलिटी मुश्किल से 20 से 30 मीटर होगी विजिबिलिटी, क्लियर दिख नहीं रहा है। अब सोचो ऐसे में दिसंबर और नवंबर के समय क्या हाल होगा जब अभी ये हाल है। तो इस वक्त सुबह 11:43 हो रहा है। यहाँ पे मैं रुका था, सब बंद कर दिया। अभी 11:30 बजे मैं पहुँचा था। यहाँ पे पूरा हर तरफ सन्नाटा है। ले दे के एक जगह मुझे खाने को मिल गया है, बस यहाँ मैंने भोजन कर लिया। जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करने का समय नहीं मिला क्योंकि वो बंद कर रहा था। और खाने का बिल मात्र 100 रुपये आया। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। वक्त हो रहा है 11:58, मतलब 12 बज गया है। देखते अब और कितना देर तक ट्राई कर सकते हैं। वैसे अभी एनर्जी फुल ऑन है, लेकिन देखते। अभी तो केवंझर घाटी आना बाकी है। अच्छा था खाना, बहुत छोटा सा बेसिक सा ढाबा था, बस यही एक ओपन मिला। बाकी जितने भी ढाबे थे सब बंद हो चुके। इस हाईवे में आकर सबसे बड़ी गलती मैंने ये कर दी कि संबलपुर के आसपास मैंने डिनर नहीं किया, क्योंकि संबलपुर जैसे ही मैं छोड़ा उसके बाद मुझे सीधा यही मिला जगह। सारे होटल रेस्टोरेंट कोई तो अच्छे थे ही नहीं, जो थे देवघर के पास थे। देवघर, जी हाँ देवघर, ये उड़ीसा वाला देवघर है। और कहीं भी कोई भी बीच में अच्छी जगह या अच्छी खाने पीने की जगह नहीं थे। वो सीधा देवघर में थे, वो भी सभी बंद हो चुके थे। तो फिर देवघर से मैं लगभग 25 किलोमीटर आगे आके खाना खाया हूँ। अब ये गलती आप भी मत करना। वैसे रात भर यहाँ सारे रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट उड़ीसा में 11 बजे के बाद क्लोज हो जाते हैं और 11 बजे के बाद मोस्टली उनके पास कुछ खाने को रहता भी नहीं है। तो इक्का दुक्का जो छोटे मोटे ढाबे हैं, ठेले हैं,
वही खुले हैं, जहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, का शांति है, थोड़ा सन्नाटा भी है, तो रुकने में थोड़ा सा सेफ्टी का भी कंसर्न आ जाता है कि यहाँ रुकना सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन कुछ कुछ छोटे बड़े वो उसी तरह का ढूंढ ढांड के एक मैंने ढाबा निकाला, वहाँ पे मैंने नाश्ता किया, खाना खाया, और खाना खाने के तुरंत बाद उन्होंने अपना ढाबा बंद कर दिया। यहाँ तक कि मैं गाड़ी स्टार्ट भी नहीं कर पाया, सारी लाइटें ऑफ हो गई और उन्होंने अपना दुकान बंद कर दिया और सोने चले गए। मतलब यहाँ के लोग अभी भी कितने सिंपल और सीधे हैं। और अभी भी खड़गपुर यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर और है। अभी कितनी हिम्मत है देखते, कहीं बीच में अगर कोई अच्छा जगह मिलेगा तो कोशिश करूँगा एक पावर मैप लेने का, थोड़ा सा सो के उड़ जाऊँगा, उसके बाद फिर ड्राइव करूँगा। नहीं तो ज़्यादा अगर मुझे नींद आई तो एक होटल ले लूँगा रास्ते में कहीं भी। वैसे जिस हिसाब से अब तक का रास्ता है मेरे को तो नहीं लग रहा है कहीं होटल मिलेगा। हाँ, एक बड़ा शहर आता है रास्ते में जो क्योंझर है, वो अगर वहाँ पहुँच के मैं देखता हूँ, पहले डिसाइड करूँगा कि आगे जाना है कि नहीं जाना है। फिलहाल तब तक के लिए इसी रोड पे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो है 372 किलोमीटर। और जो लास्ट स्टॉप मैंने लिया था बसना से पहले लिया था, जब गाड़ी मेरी 3 घंटा हो गई थी, के बाद सीधा मैंने 11:30 बजे यहाँ लिया। और इस दौरान टोटल 3 घंटा 20 मिनट मैंने ड्राइव किया नॉन स्टॉप। और इस 3 घंटा 20 मिनट के दौरान मैंने 252 किलोमीटर कवर किए हैं, जो कि एक अच्छी स्पीड है। वैसे अब और लगभग लगभग 300 किलोमीटर और बाकी है। अभी आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं मैं क्योंझर जाके डिसाइड करूँगा, क्योंकि वही एकलौता बड़ा शहर बीच में आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे क्योंझर में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैं क्योंझर बाईपास में रुक गया था। रात को लगभग 1:40 को मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सवेरे नींद खुल गई है और मैं यहाँ जनरल स्टोर से कुछ बेसिक सामान लेने आया हूँ। वैसे जिस जगह रुका हूँ तो उस जगह का नज़ारा बहुत ही सुंदर और शानदार है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। रात के लगभग 1:40 हो गए थे। लगभग 1:40 के आसपास मैं क्योंझर पहुँच गया था। क्योंझर पहुँचने से पहले एक सबसे बढ़िया लोकेशन मुझे मिला था, वो है OTDC का पांथा निवास, जो एकदम हाईवे से किनारे एकदम लगा हुआ है। यहाँ पे मैं आके रुक गया था और एकदम मेन हाईवे से ये लगा हुआ है पांथा निवास। अब नींद बहुत जोर की आ रही थी, इसलिए मैं लगभग डिसाइड किया कि क्योंझर में ही मैं अपना नाइट स्टे करूँगा। मैं आके यहाँ से बुक कर लिया और यहीं रुक गया। फिर रात लगभग पौने 2 हो गया था मुझे चेक इन करने से। बहुत ही सुंदर जगह में इसका लोकेशन है। रात से अब तक हमने 476 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। अब समय हो गया यहाँ से निकलने का। बड़ा अच्छा रेसिडेंस है। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि जगह का लोकेशन इसका बहुत बड़ा बेहतरीन था। अभी यहाँ से लगभग 220 किलोमीटर और है। ये हाईवे से हम आए थे, यहाँ रुके थे और इस तरफ हम जा रहे हैं। सुबह लगभग 7:55 में मैंने स्टार्ट किया है। ये क्योंझर का आउटर में जो बाईपास बना हुआ है सर्कल, वहाँ पे है हम अभी। पूरी लाइन से रात भर इतनी सारी ट्रकें चली, ट्रकें कल पूरे जाम में मैं फंस गया था। और यहाँ से अब हमें लेफ्ट लेना है और लेफ्ट ले साथ ही हम कनेक्ट हो गए फिर से मुंबई कोलकाता हाईवे में। अभी मुंबई कोलकाता हाईवे के साथ गूगल कोलकाता सूरत हाईवे भी, जो हजरा पोर्ट है, उसको कनेक्ट करने के लिए भी इसी हाईवे को बना दिया है। अब ये मुंबई कोलकाता हाईवे के साथ साथ ये कोलकाता हजरा मतलब हाईवे भी हो गया, मतलब कोलकाता सूरत हाईवे भी हो गया अभी। तो एक हाईवे मल्टीपल काम, वही वाला सिस्टम हो गया उसका। ये सामने हम वापस हाईवे में मिलते हुए। लोकेशन जिस जगह रुका था बहुत बढ़िया था, चारों तरफ हरियाली है। क्योंझर चारों तरफ से पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है और खूबसूरत एकदम हरियाली भरा जगह। अब बताओ मैं निकलूं तो निकलूं कहाँ से? इधर से भी कोई गैप नहीं है और इस तरफ से भी कोई गैप नहीं है। मतलब एक रोड में पूरा छेक के एक चल रही है। बताओ वाला इसको बोलते हैं असली हाईवे किंग। लिखा भी है उस पर हाईवे किंग। पूरा रोड चेक के चल दिया। मैं किसी को जाने देंगे आगे और ना कहीं आगे होके दिखा पाएगा। आज से 4 साल पहले जब मैं यहाँ शूट पे आया था तब भी ये रूट लगभग ऐसा ही था। मतलब क्योंझर तक तो रोड बढ़िया है। क्योंझर से पहले 1-2 पैचेस आते हैं
लेकिन क्योंचर के बाद रोड आज भी वैसे ही है जैसे जब मैं लास्ट टाइम आया था 3 या 4 साल पहले। वही स्टेटस आज भी है, उल्टा ये स्टेटस, थोड़ा सा स्टेटस पे ये चेंजेस आया है कि जब मैं 4 साल पहले जब यहाँ आया था तब उस समय रोड बन रहे थे। अब क्या चेंजेस है, अब रोड बन रहे हैं लेकिन बनने के साथ साथ पीछे बिगड़ भी रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा था ये कैसी रोड बन रही है। जाशीपुर का बाईपास उस समय भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और पता नहीं ऐसा कैसा बाईपास बना रहे हैं जिसको बनने में इतना साल लग रहा है और अभी तक वो बाईपास कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब ऐसा कौन सा इंजीनियरिंग लेवल का दिमाग इसमें फेल हो गया आके कि एक बाईपास नहीं बना पा रहा है। यहाँ हालत ये हो गई है कि रोड बनते बनते कंप्लीट नहीं हुई और बिगड़ना भी शुरू हो गया है। बरसात के बाद तो स्टेटस थोड़ा सा बिगड़ा है। मेरा गाड़ी का तो खैर ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा हाई है, तो इसलिए उतना मेरे को गड्ढे वड्ढे में तकलीफ तो नहीं हुई, लेकिन मैंने देखा है मैक्सिमम जो सेडान कारें हैं ना, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। इतना बोलते हैं कि ये रोड बन गया, वो रोड बन गया, इंडिया में हर दिन इतने किलोमीटर हाईवे बन रही है, लेकिन ये हाईवे जैसा 4 साल पहले था आज भी वैसा ही है। ठीक है, ना ही इसका बाईपास बन के तैयार हुआ जशीपुर का, ना ही जो डाइवर्शन थे, जो पुल थे, अंडर कंस्ट्रक्शन थे, वो कंप्लीट हुए। बाकी गड्ढे तो बाबरे हिसाब किताब नहीं है, इतने बड़े बड़े। आप टेप लेके बैठोगे नापने तब समझ में आएगा, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं यार। 2-2, 3-3 मीटर चौड़े गड्ढे हैं और डेप्थ तो कम से कम 2-2 फीट की होगी। पिछली बार जब मैं आया था तो मैं बिलासपुर से खड़गपुर 11 घंटे में पहुंच गया था, लेकिन इस बार थोड़ा समय मुझे ज्यादा लग रहा है। वैसे नाइट को निकलने का एक सबक तो सीख लिया मैंने, मतलब लास्ट टाइम मतलब ये रूट में ना नाइट ड्राइविंग करना ठीक नहीं है। संबलपुर के बाद तो लगभग कुछ मिला ही नहीं मुझे, ना खाने पीने का साधन, ना कोई मैकेनिक। नाइट ड्राइविंग आप जब तक आपकी गाड़ी चलती है ना तब तक आपके लिए सुकून है। अगर आपकी गाड़ी रुकी या बंद हुई तो वहीं से आपकी मुसीबतें शुरू होना स्टार्ट हो जाएगी। एकदम बेसहारा महसूस करेंगे आप। रात के एकदम हर चीज 11 बजे के बाद तो पूरी बंद हो जाती है। आज के समय तो ये गड्ढों का अंदाजा लगा लो तो और दिक्कत बड़ी बात है। वैसे फिर भी ये सब चीज तो मैनेजेबल है, हम मैनेज कर सकते हैं। अगर सड़क पर कुछ दूरी तक थोड़ा सा दिक्कत हो, जैसे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का पैचेस में भी दिक्कत है, तो मैनेज किया जा सकता है। लेकिन ये जो रोड है ना, इस रोड में सबसे बड़ा दुखदायक चीज ये है स्पीड ब्रेकर। मतलब 4 लेन हाईवे तो आपने बनाया ही बनाया है, बीच में स्पीड ब्रेकर भी आ जाते हैं। और सबसे मजेदार चीज है कि एक भी स्पीड ब्रेकर में मार्किंग नहीं है। सारी रेडियम मार्किंग जो है वो जब क्रॉसिंग आती है ना तो लाइन से 4-5 पट्टियां बना दिया उन्होंने, उसकी मार्किंग है और उस पर स्पीड ब्रेकर नहीं है। लेकिन जहां स्पीड ब्रेकर है वहां पे उसकी मार्किंग नहीं है। तो रात के समय तो एकदम बहुत टेंशन वाला चीज है, क्योंकि करीबन 40 आप एकदम स्पीड से आ रहे हैं, गाड़ी एकदम मस्त स्मूथ चल रही है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, फिर अचानक से कोई उम्मीद ना हो वहां झटके से एकदम ब्लैक कलर का ब्लाइंड स्पॉट, ब्लैक कलर का स्पीड ब्रेकर अचानक से आ जाता है, जो आपको दूर से दिखता भी नहीं। अचानक से इतना मस्त नजारे को देखते देखते ड्राइव करते हुए आ रहा था और सडनली ये सड़क फिर आ गई, ना कोई साइन बोर्ड ना कुछ। रात के होता आदमी तो एकदम स्पीड से आते हुए एकदम बंजी जंपिंग जैसा करा देता, कार को एकदम ऊपर उछाल देता हवा में। रात के लिए तो बहुत डेंजर हो गया ये हाईवे। केवंझर तक आप फिर भी मैनेज कर सकते हो, केवंझर के बाद बिल्कुल भी रात में सफर नहीं करने का इस हाईवे में। चलो यार, समझ में आता है, कम से कम भूमि अधिकृत नहीं हो रही है, किसी का ले वो प्रॉब्लम है, ये कुछ फंड की तो कमी नहीं है, लेकिन इनके पास कम से कम ये जो रोड इन्होंने डाइवर्ट किया है, चलो कम से कम एटलीस्ट इस रोड को तो कम से कम बना के छोड़ दे। लेकिन नहीं, ये तो और बुरी स्थिति में करते जा रहे हैं। छोटा मोटा रूट नहीं है ये, मुंबई से कोलकाता को कनेक्ट करता है और इसके साथ इन्होंने कोलकाता को हजरा पोर्ट के साथ जोड़ते हुए इसको कलकत्ता सूरत हाईवे भी नाम दे दिया है, और प्लस NH49 भी इसमें आके मर्ज होता है। इतने सारे इंपॉर्टेंट रूट्स इस हाईवे में आके जुड़ते हैं, तो उसके बावजूद भी जीरो प्रोग्रेस। एटलीस्ट कम से कम जो अगर सड़क नहीं बना पा रहे हैं आप, चलो डाइवर्सन, लेकिन अगर वो अधिकृत नहीं हो रहा है तो कम से कम यार जो रोड नॉर्मल जो नॉन डाइवर्टेड रोड है, जो डाइवर्टेड रूट है, कम से कम उसको तो आप कम से कम बना दो। अच्छा चलिए, आप नॉर्मल डामर रोड या कंक्रीटीकरण नहीं कर रहे हैं तो इससे अच्छा एटलीस्ट उस पर जो मलबे तो भरो, तो जो 2-2 2.5 फीट के गड्ढे हैं उसे तो कम से कम भरो यार। इतना भी पैसा नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकती गड्ढे ना भरे जाए। 10:48 हो रहे हैं और हम पहुंच गए हैं बहरागोड़ा का ये ब्रिज है। यहाँ से अब हमको राइट मिल रहा है, राइट लेके हम ये जो रांची कोलकाता हाईवे है इसमें जाते मिल जाएंगे। वैसे बीच में एक घाटी आई थी, उस घाटी के बाद से रोड की कंडीशन बहुत सुधर गई है और ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें आने में यहाँ करे। आज तो अभी तक कहीं कर नहीं पाया मैं। वैसे अभी यहाँ से मेरा घर अभी 61 किलोमीटर बता रहा है। अब तक हमने जो है वो टोटल डिस्टेंस जो अब तक ट्रैवल किया है 636 किलोमीटर है और मेरा घर यहाँ से अभी 61 किलोमीटर और है, तो लगभग 600
97 किलोमीटर, मतलब 700 किलोमीटर ही पकड़ लीजिए उसको आप, का टोटल डिस्टेंस रहेगा। और समय मुझे अभी और एक घंटा 15 मिनट या 10 मिनट में मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, बीच में अगर कहीं रुकूँ ना तो। फ्यूल मैंने वहीं बिलासपुर में लास्ट फिलअप किया था और अभी तक मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं है फ्यूल। फुल टैंक किया था, ऑटो कट किया था, कोई ऊपर तक भरने वाला सिस्टम नहीं रहा मेरा, ऑटो कट किया था। ऑटो कट से ही अब तक यहाँ मेरी गाड़ी सही सलामत पहुँच चुकी है और ऐसा लगता है कि और 60 किलोमीटर भी चले जाएगी। अभी पेट्रोल की आवश्यकता वहीं कलकत्ता में ही जाके, खड़गपुर में ही जाके अब मुझे पड़ेगी डीजल की। कल शाम को मैं अपने घर से निकला था 4:50 पे। कुल समय मुझे लगा अभी कल रात के मैं लगभग 1:30 के आसपास या 35 मिनट के आसपास मैं केवझर में रुक गया था। और आज फिर मैं सवेरे 8 बजे निकला और अभी 10:51 हो रहे हैं। मैं भारागोड़ा अभी पार कर रहा हूँ। कुल मिला के सफ़र